नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आज से हम आपको दिखाने वाले हैं एक नया शो जो लोकतंत्र के स्याह पहलू को आपके सामने लेकर के आएगा। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों के लिए बना तंत्र। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहां इस लोकतंत्र पर बाहुबली काबिज हो जाते हैं। हमारे इस शो का नाम है लोकतंत्र के रंगबाज। रंगबाज यानी एक ऐसा शब्द जो बताता है कि जो व्यक्ति है वो कितना रंगबाज है, कितना दबाव वाला है, कितना जनता को दबा कर रख सकता है, कैसे अपने हिसाब से काम करता है। तमाम सारे अपराधियों ने, तमाम सारे बाहुबलियों ने खाकी का सफेद चोला ओढ़कर अपने काले कारनामों को ढकने का काम किया है। भारतीय राजनीति का यह एक स्याह पहलू है। इसी पहलू को उजागर करने के लिए हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसे बाहुबली की कहानी, एक ऐसे रंगबाज की कहानी जिसने लोकतंत्र को अपनी कांख में दबा करके रखा, जिसने लोकतंत्र का मजाक बनाने का प्रयास किया, जिसने लोकतंत्र के मूल में बसे लोगों यानी देश की जनता पर शासन करने जैसा काम किया, उनको दबा करके रखने का काम किया, उन पर अपराध किए और उसके बावजूद वो या तो प्रदेश की असेंबली में पहुंचता रहा या देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद तक पहुंचता रहा। ऐसे ही अपराधियों के बारे में, ऐसे ही बाहुबलियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम अपने इस शो की शुरुआत करते हैं बिहार के एक ऐसे ही बाहुबली नेता से जिसने अपने कारनामों से पूरे देश में बहुत भय का माहौल बनाया, एक आतंक का माहौल बनाया उसने। इस नेता का नाम है शहाबुद्दीन। एक ऐसा नेता जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। ऐसा बाहुबली जो बिहार की विधानसभा से लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद तक पहुंचा। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपनी गुंडागर्दी और दबंगई के दम पर विधायक से लेकर सांसद बना। अपने जिले में राजा की तरह व्यवहार करता था, पंचायत लगाता था, चौपाल लगाता था, दरबार लगाता था। सिवान के पूर्व सांसद और माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कैसे बहुत छोटी सी उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में अपराध जगत के लोगों को भी बहुत लंबा समय लगता है। हर अपराधी वो हासिल भी नहीं कर पाता और शायद इसीलिए जो आज राजनीति में इतने सारे अपराधी आकर शामिल हो गए हैं तो वो शहाबुद्दीन जैसे लोगों की सफलता से ही प्रेरणा लेते हैं। तो आइए देखते हैं शहाबुद्दीन के जीवन के सफर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उसने एक अपराधी के तौर पर अपना कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे बिहार में अपना दबदबा, सीवान में अपना दबदबा बनाता गया। 80 के दशक में बिहार का सिवान जिला, उसी वक्त एक लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम शहाबुद्दीन, जो कम्युनिस्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खूनी मारपीट के चलते चर्चित हुआ था। इतना कि शाबू AK-47 नाम ही पड़ गया। 1986 में हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन पर पहली FIR दर्ज हुई थी। आज उसी थाने में ये A-लिस्ट हिस्ट्री शीटर है, मतलब वैसा अपराधी जिसका सुधार कभी नहीं हो सकता। आज के समय में बिहार में ऐसा कोई नहीं जो शहाबुद्दीन को न जानता हो। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 की सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। शहाबुद्दीन ने अपनी शिक्षा बिहार से ही पूरी की थी। राजनीति में MA और PhD करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना साहब से शादी की थी। उनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीतिक की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी ही लगती है। उन्होंने कुछ ही सालों में अपराध और राजनीति में काफी नाम कमाया। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया था। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई आपराधिक मुकदमे लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसलों को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। A श्रेणी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया। शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो आपने देखा कि कैसे शहाबुद्दीन ने बहुत युवा अवस्था से ही अपराध का रास्ता पकड़ लिया था।
बंदूक थाम ली थी, लोगों को धमकाने लगा था, बहुत सारे अपराध करने लगा था। और जब उसे लगा कि इन अपराधों से लोग भय खाने लगे हैं, उसको एक ऐसा नाम मिलने लगा है जो आगे चल के काम आ सकता है, तो उसने सोचा कि यही रास्ता बढ़िया है, इस पर कदम और तेज कर दिए जाए। दरअसल कोई भी अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के ज्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं सकता। ऐसे में शहाबुद्दीन ने भी राजनीति में कदम रखने का फैसला कर लिया और लालू प्रसाद यादव की शागिर्दी में राजनीति में उतर गया। एक बार जब वो लालू प्रसाद यादव की शागिर्दी में राजनीति में आ गया, उसके बाद उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। पहले जनता दल और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ उसने वो सफर तय किया जो उसे शायद नहीं कर पाना चाहिए था। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन जीत गया। उसके बाद फिर से 1995 में चुनाव जीता। इस दौरान कद और बढ़ गया। शहाबुद्दीन की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को 1996 के लोकसभा चुनावों में सिवान से टिकट दिया। लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन जीतकर शहाबुद्दीन संसद पहुंच गया। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इस दौरान लालू यादव बिहार के सीएम थे। लालू के सीएम रहते क्या अधिकारी, क्या नेता, कोई भी शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। इस दौरान शहाबुद्दीन का कद बिहार की राजनीति में इतना बढ़ गया था कि कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं था। इस दौरान शहाबुद्दीन चुनाव जीतता रहा। शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा के लिए चुना गया और बाहुबली और खौफ की वजह से 4 बार सांसद बनने में कामयाब रहा। बीजेपी लगातार शहाबुद्दीन को राजनीतिक शह देने का आरोप लालू यादव पर लगाती रही। सैयद शहाबुद्दीन के खिलाफ लगभग 30 केस हैं। कई केस में ट्रायल चल रहा है, कई केस में सजा हो गई है। उसमें आम इंसान के खिलाफ हत्या का मामला है, अपहरण का मामला है, पुलिस के ऊपर हत्या का मामला है, कई लोग गायब हो गए, नहीं मिले, ये सारी मामले हैं। श्री शहाबुद्दीन भारत की राजनीति में अपराध और राजनीति के गठजोड़ के सबसे जघन्य उदाहरण है। एक पत्रकार राजदेव नारायण की हत्या की गई, आपको पता है, उनके लोगों के द्वारा। और चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू एक छोटे व्यापारी थे। उनके 2 बेटे सतीश और राजीव का अपहरण किया गया, बाद में हत्या कर दी गई। और तीसरा बेटा राजीव, जो अपहरण से मुक्त होकर किसी प्रकार से जान बचाकर भाग कर निकला, उसकी शादी के 21 दिन बाद पिताजी के सामने हत्या कर दी गई। कई के ऊपर तेजाब छिड़का गया है। ये बात राष्ट्रीय स्तर पर आज इसलिए कही जा रही है कि अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं समझना जरूरी है कि शहाबुद्दीन क्या है। इनको बेल मिला था। बेल मिलने के बाद जिस तरह से इनका स्वागत हुआ, जो जनता का दबाव हुआ, हम लोगों ने बातें कही, मीडिया ने कहा, तो बिहार सरकार मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया और बाद में चंदा बाबू और उस पत्रकार राजदेव की पत्नी के पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पटना से दिल्ली ट्रांसफर किया, सिवान से दिल्ली ट्रांसफर किया। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का सिवान और आसपास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर शासन चलता है, दबाव चलता है, और उस शासन में लालू प्रसाद जी मदद कर रहे हैं। ये शहाबुद्दीन ने वही है जिन्होंने जेल से छूटते कहा था नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि जब एक अपराधी के ऊपर एक सफेद पोस्ट नेता का हाथ हो जाता है, वरदहस्त हो जाता है, तो उसके हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं, उसका दुस्साहस कितना बढ़ जाता है। और जब आपके सिर पर मुख्यमंत्री का ही हाथ हो तो किसी को भी पुलिस प्रशासन से डरने की क्या जरूरत।
शहाबुद्दीन लालू यादव के राज में एक के बाद एक अपराध करता चला गया। शहाबुद्दीन के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। फिर शहाबुद्दीन ने एक ऐसा कांड किया जिसे सुनकर ही लोग दहल उठते हैं। आज भी सीवान ही नहीं, पूरे बिहार में और भारतवर्ष में भी इस केस को सुनकर लोग कांप जाते हैं। उन माँ बाप के बारे में सुनकर लोग आज भी रो देते हैं जिनके 3 बेटों को एक एक करके शहाबुद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया। पहले 2 बेटों को तेजाब से नहलाया और फिर तीसरे बेटे को उसकी शादी के महज 21 दिन बाद मार दिया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे शहाबुद्दीन के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी थी। बहुत तो ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे सालों तक सिवान में डॉक्टर फीस के नाम पर 50 रुपए लेते थे क्योंकि साहब का ऑर्डर था। साहब यानी शहाबुद्दीन। रात को 8 बजने से पहले लोग घर में घुस जाते थे क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। कोई नई कार नहीं खरीदता था, अपनी तनख्वाह किसी को नहीं बताता था क्योंकि रंगदारी देनी पड़ेगी। शादी विवाह में कितना खर्च हुआ कोई नहीं किसी को बताता था। बहुत बार तो लोग ये भी नहीं बताते थे कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं। कई घरों में तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो कुछ घर पर ही रह गए क्योंकि सारे बाहर चले जाते तो माँ बाप को रंगदारी देनी पड़ती। धनी लोग पुरानी मोटरसाइकिल से चलते और कम पैसे वाले पैदल से। लालू राज में सिवान जिले का विकास यही था, पर इन्हीं अपराधों ने शहाबुद्दीन को जनाधार भी दिया। वो अपने घर में जनता अदालत लगाने लगा। लोगों की समस्याएं मिनटों में निपटाई जाने लगी। किसी का घर किसी ने हड़प लिया, साहब का इशारा आता था, अगले सुबह वो आदमी खुद ही खाली कर जाता था। साहब डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटा देते थे। जमीन की लड़ाई में तो ये विशेषज्ञ थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस सलाह देती कि साहब के पास चले जाओ। एक दिन एक पुलिस वाला भी साहब के पास पहुंचा था प्रमोशन के लिए। एक फोन गया हो गया। एक समय राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने समर्थकों और विरोधियों के बीच रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता था। तब सिवान में कानून का राज नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का शासन चलता था। 15 मार्च 2001 में ही पुलिस जब राजद के एक नेता के खिलाफ एक वारंट पर गिरफ्तारी करने पहुंची तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तार करने आए अधिकारी को ही थप्पड़ मार दिया था। उनके सहयोगियों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद बिहार पुलिस शहाबुद्दीन पर कार्रवाई की कोशिश में उनके प्रतापपुर वाले घर पर छापेमारी की, लेकिन अंजाम बेहद ही दुखद रहा था। शहाबुद्दीन समर्थक और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 8 ग्रामीण मारे गए थे, जिसमें 2 पुलिस वाले भी मारे गए। पर शहाबुद्दीन पुलिस की 3 गाड़ियां फूंककर नेपाल भाग गया था। उसके भागने के लिए उसके आदमियों ने पुलिस पर हजारों राउंड फायर कर घेराबंदी कर दी थी। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ बेरंग लौटना पड़ा था। तभी से शहाबुद्दीन की गिनती सिवान की नहीं बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर भी एक राजनेता से इतर बाहुबली के रूप में होने लगी। हालांकि इस संगीन वारदात के बाद भी शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं बनाया गया था। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर इसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। 1999 में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया था। आरोप सीधा सीधा लगा शहाबुद्दीन पर। उस कार्यकर्ता का फिर कुछ भी नहीं पता नहीं चला। इसी मामले में 2003 में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा और इसने ऐसा जुगाड़ किया कि जेल के नाम पर यह हॉस्पिटल में रहता था, वहीं पंचायत लगाता, इसके आदमी गन लेकर खड़े रहते। पुलिस से लेकर हर व्यवसाय का आदमी इससे मदद मांगने आता। एक आदमी तो इसके लिए गिफ्ट में बंदूक लेकर आया था और यह हॉस्पिटल कानूनी तौर पर जेल था। इसके जेल जाने के 8 महीने बाद 2004 में लोकसभा चुनाव था, पर अपराधी को चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुनाव आराम से जीत गया। ओम प्रकाश यादव इसके खिलाफ खड़े हुए थे, वोट भी लाए। चुनाव खत्म होने के बाद उनके 8 कार्यकर्ताओं का खून हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो आपने देखा कि कैसे शहाबुद्दीन के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे थे, कैसे वो अपने दुस्साहस को बढ़ाता चला जा रहा था, खुद को एक राजा, जहांपना, एक सम्राट की तरह देखने लगा था। हथियारबंद लोग उसके आसपास घूमते थे, उसे किसी का खौफ नहीं रह गया था, क्योंकि उसके प्रदेश में, बिहार में एक खास दल की सत्ता चल रही थी और उस दल के मुखिया का उसके ऊपर हाथ था।
वरदहस्त प्राप्त था उसे उस मुखिया का। और जब एक अपराधी को किसी नेता का, किसी बड़े नेता का साथ मिल जाता है तो ऐसा ही होता है। राजनीति पर ऐसे ही दाग लगते हैं। हालांकि ये दाग कोई देख नहीं रहा था। एक बार उसने जो सफ़ेद कुर्ता पहन लिया था तो उसके सारे काले कारनामे उस सफ़ेद कुर्ते के भीतर छिप गए थे। बिहार में सत्ता बदली तो उसके बाद फिर शहाबुद्दीन के लिए मुश्किलें भी पैदा हुई। हालांकि ये शहाबुद्दीन के काले कारनामों को सजा देने जैसी कोई बात हो, ऐसा नहीं लगता। सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण बदला, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। बिहार में ऐसे व्यक्ति की सत्ता आ गई जो कि पहले वाली सत्ता से उलट विचारधारा रखता था, उसका राजनीतिक प्रतिद्वंदी था। तो जाहिर सी बात है कि पहले वाले मुख्यमंत्री, पहले वाली पार्टी के मुखिया के खासम खास लोगों पर कार्रवाई होनी ही थी। शहाबुद्दीन को भी जेल जाना पड़ा। सत्ता के इस परिवर्तन के बाद उसे पहली बार शायद अपनी ताकत में कमजोरी का एहसास हुआ होगा। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। 13 साल जेल में रहने के बाद 2016 में शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जैसे ही शहाबुद्दीन को जमानत मिली, उसके समर्थकों का जोश देखने लायक था। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि जब एक अपराधी राजनीति में आता है तो कैसे वो एक समर्थकों का बड़ा गैंग तैयार कर लेता है। इस समर्थकों के गैंग में भी बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनके लिए वो अपराधी नेता दरअसल एक गॉडफादर की तरह होता है। वे उसे बाहर देखना चाहते हैं, वे उसकी छत्र छाया में स्वयं अपराध करना चाहते हैं, उस गॉडफादर के लिए कमाई करना चाहते हैं और उसी बहाने अपने लिए भी कुछ कमाना चाहते हैं। तो ऐसे ही समर्थकों की भारी भीड़ शहाबुद्दीन को जमानत के बाद लेने पहुंची। मीडिया खबरों की माने तो करीब 500 गाड़ियों का काफिला था उस बिहार के हाईवे पर। एक अपराधी जिस पर लोगों को मारने, लोगों के अपहरण करने, उन्हें तेजाब से नहलाने के ना जाने कितने मुकदमे, इसके अलावा डॉक्टरों को मजबूर करने कि वे इतनी ही फीस लेंगे, लोगों को 8 बजे के बाद घर से बाहर न निकलने देने का आदेश और तमाम सारे और ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करने वाले व्यक्ति को लेने 500 गाड़ियां, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को लेने 500 गाड़ियां। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में अगर एक अपराधी सफेद चोला ओढ़ ले तो उसके सारे पाप धुल जाते। बिहार सरकार भी शहाबुद्दीन की जमानत के मामले में निशाने पर आ गई। उस वक्त बीजेपी से तत्कालीन सरकार का 36 का आंकड़ा था, तो बीजेपी ने भी उस पर निशाना साध दिया। साल 2004 में बिहार के सिवान में एक ऐसा कांड हुआ जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कांड था सिवान का तेजाब कांड। इस कांड में एक व्यवसायी के बेटे को कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था। उन पर तेजाब फेंका गया था और फिर उन्हें काटकर बोरे में भरकर फेंक दिया था। इसी कांड के बाद बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था। सिवान तेजाब कांड वही कांड है जिसकी वजह से बाहुबली शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा था। 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया, पर गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आ गई तब शहाबुद्दीन पर शिकंजा कस गया। उसी साल शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से शहाबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई। उनके खिलाफ हत्या और अपहरण के मामले में 38 में शहाबुद्दीन की जमानत मिल चुकी थी। उनतालीसवां केस राजीव का था, जो अपने 2 सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था, मगर 2014 में उसकी हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन की जमानत पर रास्ता साफ हो गया था और आखिरकार 16 साल बाद शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। वादे के मुताबिक नीतीश कुमार शहाबुद्दीन पर कहर बनकर टूटे। साल 2004 के चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन का पूरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। राजनीतिक रंजिश भी बढ़ रही थी। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया था जब वो संसद सत्र में भागीदारी करने के लिए यहां आए हुए थे। दरअसल उससे पहले ही सिवान के प्रतापपुर में एक पुलिस छापे के दौरान उनके पैतृक घर से कई अवैध अत्याधुनिक हथियार, सेना के नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी सशस्त्र फैक्ट्रियों में
बने हथियार बरामद हुए थे। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के दर्जनों मामले शहाबुद्दीन पर हैं। अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अदालत ने 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। उस वक्त लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने पर्चा भरा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। शहाबुद्दीन अब सिर्फ एक अपराधी नहीं रह गया था, शहाबुद्दीन एक राजनीतिक हस्ती बन चुका था, सांसद था। तो जैसे ही हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को जमानत मिली, वैसे ही सियासी पारा भी चढ़ गया। नीतीश सरकार पर जमानत का विरोध सही ढंग से नहीं करने का आरोप लगा। फिर क्या था, नीतीश लालू महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी टूट पड़ी। बीजेपी नेताओं की ओर से तमाम आरोप बिहार की सरकार पर लगा दिए गए। आनन फानन में बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत के बाद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से रिहा हुए। भागलपुर जेल से बाहर निकलने के बाद शहाबुद्दीन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सिवान स्थित पैतृक गांव प्रतापपुर पहुंच चुके थे। इसके पहले जगह जगह समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहाबुद्दीन समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सिवान में समर्थकों में उनकी एक झलक पाने की बेताबी दिखी। उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में भी जश्न का माहौल था। वहां दिन में ही उनके स्वागत की तैयारी शुरू हो गई थी। 13 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन काफी खुश नजर आए और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता है, लेकिन लालू यादव ही हमारे नेता हैं। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि कोई मुझसे क्यों डरेगा, मैं कोई डरावनी चीज तो हूँ नहीं। ये सब कहना गलत है कि लोग मुझसे डरे हुए हैं। मुझे आतंक का पर्याय कहना गलत है। मैं 13 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैंने कभी किसी से मुलाकात नहीं की और ना ही कोई पब्लिक मीटिंग की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में पूछे जाने पर शहाबुद्दीन ने कहा, ये मामला किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आया था, वही लोग बताएंगे या सीबीआई बताएगी। उन्होंने कहा कि कौन कहता है सिवान में लोग डरे हुए हैं। सिवान की 22 लाख जनता में अगर 10 लोग बेवजह डरे हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई मेरी वजह से डरा हुआ है, ये बात मुझे नहीं पता। सिवान के लोग खुश हैं। सुशील मोदी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। शहाबुद्दीन ने न्यायालय पर विश्वास जताया और कहा कि मुझे न्याय मिलेगा, इससे पूरा भरोसा था। लंबे अंतराल के बाद जेल के बाहर की हवा और परिवार के पास जाने की खुशी। सभी जानते हैं फंसाया गया है, तो इसमें मैं कौन समझ सकता। 11 साल तक नीतीश कुमार ने नहीं, कोर्ट से करे, कोर्ट ने जमानत दिया, कोर्ट से रहे। अब किसी व्यक्ति को हम क्यों इसमें घसीटने जाए। सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम तो नहीं लेते, हमको लगता है और पॉलिटिकल लोग भी गंभीरता से कोई नहीं लेता। जेल भेजना, जेल में रखना, इसमें राज से बहुत मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लालू जी अपने राज में जेल में गए थे तो खुद जेल में गए थे। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया। नाउ आई एम फ्री मैन। बैकडोर पॉलिटिक्स हमने किया ही नहीं है कभी। लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन के कटाक्ष का जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें शासनादेश दिया है। नीतीश ने कहा कि ऐसे लोगों को तवज्जो देकर अपना समय और जगह बर्बाद न करें। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे किसी के या सभी के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जनादेश नहीं मिला है। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है। नीतीश ने सवालिया लहजे में आगे कहा, क्या मुझे इसलिए जनादेश मिला है कि मैं किसी की भी बात पर प्रतिक्रिया देता रहूं? कोई कुछ बोल रहा है तो हम इस पर ध्यान क्यों दें? हम तो जनादेश के मुताबिक ही काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर शहाबुद्दीन के मामले में लालू यादव के दबाव में आकर ढिलाई बरती है। शहाबुद्दीन का जेल से आना, जिस तरह से उनको जमानत मिली है, वो जमानत
पूरी तरह बिहार सरकार उसमें पक्ष रखने में पूरी तरह से कमजोर रही। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि बिहार में भय का वातावरण का निर्माण करने में सरकार का बहुत अहम रोल रहा है। आखिर अनंत सिंह जैसे जो मामले हैं उस पर सीसीए सरकार लगाती है, 1 साल तक बाहर नहीं आ सकते, लेकिन शहाबुद्दीन के मामले में सरकार ने अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक के शराबबंदी के नाम पर तो आप दिल्ली से बड़े बड़े वकील को आप ले जाकर खड़ा करते हैं, लेकिन जब ये शहाबुद्दीन के जमानत का मामला सामने आया तो कोई भी सीनियर वकील सरकार की तरफ से खड़ा नहीं हुआ। और जिस तरह उन्होंने निकलने के बाद जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, उससे साफ जाहिर है कि अगर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए व्यक्ति जो अपराध में शामिल हों, जिन पर कई केस में मुकदमा चल गया हो और कई में सजा हो गई हो, और वो व्यक्ति ही बिहार के मुख्यमंत्री को नेता मानने को तैयार नहीं, उनको परिस्थिति का मुख्यमंत्री बता रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि आज बिहार की हालत क्या है। इससे आज अपराध और अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ा है, लेकिन जिस तरह जेल से निकलकर जुलूस निकाला गया, विधायक और मंत्री अगवानी में रहे, उससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। कहते हैं पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है, लेकिन शायद शहाबुद्दीन के पाप का घड़ा काफी बड़ा था, उसे भरने में बहुत टाइम लगा। जब राजनीतिक प्रेशर बढ़ गया और बिहार की तत्कालीन नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और शहाबुद्दीन के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी। बिहार का एक कुख्यात अपराधी अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवान के दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और चंद्रशेखर प्रसाद की याचिका पर बिहार में 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे शहाबुद्दीन को 15 फरवरी 2018 को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया। अब शहाबुद्दीन का नया ठिकाना तिहाड़ जेल ही है। एक समय सीवान में खौफ का पर्याय बन चुका शहाबुद्दीन अब तिहाड़ जेल में सीखचों के पीछे बंद है। वहां उसकी दुकान भी शायद उस तरह से नहीं चल पा रही जैसे वह बिहार में चला लेता था। जेल के अंदर भी अदालत लगाता था, जेल के अंदर भी दरबार लगाता था। राजनीति में भी सीवान ने शहाबुद्दीन को लगभग नकार दिया है। एक समय सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। खुद शहाबुद्दीन सीवान लोकसभा सीट से 4 बार चुनाव जीता, पर अब समय दूसरा है। 2009 में जब अदालत ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनावी मैदान में उतार दिया। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में हिना शहाब को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तमाम विश्लेषकों का भी मानना है कि सीवान की जनता के सिर से शहाबुद्दीन का जादू उतर चुका है। इसे हम ये कहेंगे कि ये जादू नहीं उतरा है, ये खौफ उतर चुका है। सीवान की जनता शायद अब ये मान रही होगी कि वो एक लोकतंत्र में रहती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से निकले शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे शहाबुद्दीन को फिर से जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत राजीव रोशन केस में रद्द की है, जबकि उसके 2 भाइयों की हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है। राजीव अपने भाइयों की हत्या का मुख्य गवाह था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहाबुद्दीन ने सीवान की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया। बिहार में मारे गए 3 भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की तरफ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चांद बाबू ने याचिका में कहा था कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था
कि पटना हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश कानून का मजाक उड़ाना है, क्योंकि हत्या के केस में अभी तक गवाहों का बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि शहाबुद्दीन पर सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोप है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कई बार खिंचाई की थी और पूछा था कि जब उन्हें जमानत मिली थी तब क्या आप सो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या शहाबुद्दीन के मामले से लालू यादव कोई सबक लेंगे या नीतीश कुमार कोई सबक लेंगे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने, उनके साथ गठजोड़ रखने, उन्हें अपने दल में शामिल करने में दूध की धुली नहीं है। तमाम सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने है। आज की संसद में भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, तमाम ऐसे सांसद हैं जिन पर बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत दर्ज कराए गए मामले नहीं हैं, तमाम बहुत गंभीर श्रेणी के मामले दर्ज हैं। बिहार की ही बात करें तो वहां पर लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की पहली लिस्ट में ऐसे 2 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जिनके पति रेप के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं या फिर फरार हैं। रेप, वो भी नाबालिगों के साथ। ऐसे गंभीर अपराधों को, ऐसे गंभीर अपराधियों को आखिर ये राजनीतिक गंभीरता से क्यों नहीं लेते, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये था हमारा लोकतंत्र के रंगबाज का पहला एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर एक और बाहुबली की कहानी। तब तक आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।